बहुमत की सरकारें जो चाह लें वो हमेशा संभव। इसलिए किसी भी सरकार के पास मेजॉरिटी होना दोनों तरीके से देखा जा सकता है। एक कि उनके पास अच्छी खासी पावर है और वह उस पावर का किसी भी तरीके से उपयोग कर सकते। दूसरा, वह इसी पावर का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और दोनों के परिप्रेक्ष्य में कभी फायदे होते दिखते हैं, कभी लाभ होते हुए दिखते हैं या एक तरीके से नुकसान होते हुए दिखते हैं। इसी संदर्भ में हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। और ये जो निर्णय है यह मुख्यतः इस विषय को लेकर है कि वन स्टेट वन आरआरबी। अभी तक आपने वन नेशन वन इलेक्शन सुना, अभी तक आपने वन नेशन वन राशन कार्ड सुना। अब एक और विषय चर्चा में आ गया है जिसका नाम है वन स्टेट वन आरआरबी। तो क्या है संपूर्ण मामला, इस पर लेकर मैं आपको एक विधिवत क्लास दे रहा हूं जिससे आपको कभी ऐसी क्लास शायद ना मिली हो। वन बाय वन सारे स्टेप्स के लिए आपको क्लियर होंगे और उसी के साथ साथ मैं इतना आपको यकीन दिला रहा हूं कि ये क्लास यूपीएससी यूपीएससी के बाद एमपीपीएससी उसके बाद में व्यापम एसएससी बैंकिंग जैसी सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी होगी। तो एंड तक जरूर आपको बने रहना है क्योंकि एक के बाद एक चरण क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि क्या यह अच्छा है या बुरा है। इस पर भी अपन जो है निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अतुल कुमार गर्ग और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का उस आईएएस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में जैसा कि अब आपको आई थिंक जो है मैं दिखाता हूं इसके आपका जो थंबनेल है और थंबनेल में आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से कि वन एक न्यूज आई चर्चा में जिसमें ये कहा गया कि वन स्टेट वन आरआरबी। तो 11 स्टेट्स टू हैव वन आरआरबी फ्रॉम 1 मई। अब ये बात हो रही है कि 1 मई से लेकर यदि 1 मई 2025 से यदि अपन बात करेंगे तो अब आरआरबी की जो संख्या है उसमें कमी होने वाली है। मतलब अभी एग्जैक्टली यदि मैं आपसे बात करूं तो 43 या 43 आरआरबी हैं हमारे देश में। इनको भी घटाकर अब जो है लगभग 26 से 28 तक रखने का प्रोविजन करा गया है क्योंकि केंद्र सरकार की मंशा ये बहुत पहले से थी। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जरूरी था, क्या इस प्रकार के निर्णय लिए जाने चाहिए, क्या इस तरीके की जो बातें हैं वो होनी चाहिए, या ये सारे प्रोविजन सही हैं अथवा नहीं है। इन पर हम जो है एक निष्कर्ष के तौर पर भी एंड पर बात करेंगे। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। जी हाँ, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। और जो है उम्मीद कर रहा हूं आपको बिल्कुल हमारी क्लासेस नियमित मिल रही होंगी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ज्यादातर क्लासेस हमारी जो है वो एप्लीकेशन पे चल रही हैं। तो यदि आपको क्लासेस का लाभ लेना है तो वो आप एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। अब सभी लोग जुड़ गए। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, कुछ लोग एक दो लोग अभी आना बाकी हैं तो उनके लिए मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि आपको हमारी सारी क्लासेस की जो पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी अथवा आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। उसके लिए मैं आपको अभी लिंक दिखा दे रहा हूं, या तो आप इस कोड को जो है स्कैन करके जो है जुड़ सकते हैं। एक तरीका ये है, आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा वो है, अन्यथा आप जो है टेलीग्राम चैनल पर कुछ आईएएस एकेडमी के नाम का चैनल जो है सर्च करिए, वहां से भी आपको सर्च में चैनल मिल जाएगा। अन्यथा आप जो डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक के माध्यम से जुड़िए, आपको संपूर्ण जानकारी वहां पर मिल जाएगी। अब पटकथा कुछ इस तरीके से लिखी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना और सुनना, आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। पटकथा के लिए कुछ इस प्रकार से प्रोविजन करा जा रहा है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों कि होता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख का सृजन कैसे करा जाए, रूरल एरियाज में बेसिकली क्रेडिट का मूवमेंट कैसे करा जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अक्टूबर 1975 में जो है आरआरबी के कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार की जो एक अवधारणा को विकसित करा गया। इसके पीछे ये उद्देश्य था कि गांव गांव तक बैंकों को पहुंचाना है, गांव गांव तक साख का सृजन करना है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मुख्य रीजन ये था कि भारत की 70% आबादी जो है ग्रामीण थी। सोचो, आप जब परिवर्तन की बात करते हो, आप जब विकसित भारत की बात करते हो, तो मैं आपसे एक प्रश्न अभी भी पूछ लेता हूं और होगा तो इस पर चाहेगा तो 2047 में भी पूछ लूंगा कि क्या ये विकसित भारत है जिसका सपना आप देख रहे हो, जो आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पुरानी सरकार ने दिखाया कि भैया हम जो है आगे बढ़ेंगे या हम एक तरीके से आगे विकसित होंगे। तब भी देश की आबादी 70% जो आबादी वो गांव में रहती थी। आज भी लगभग वही स्थिति बनी हुई है कि आज भी भारत गांवड़ियों का देश ही है। गांवड़िया होना बुरी बात नहीं है, इस बात को भी समझना है। इसका ये अर्थ नहीं निकालेगा कोई कि भाई साहब आप हमें गांवड़ी बोल रहे हो। पर बात ये भी आ रही है, इस बात को सुनिए ध्यान से,
कि 5वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर यदि आप आज भी काउंट करोगे तो इतने सालों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है देश में। समझ रहे हैं बात को? तो ये चैलेंजिंग बातें होती हैं, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण है, मैं आपको बिल्कुल समझाऊँगा। एक-एक करके सारे बिंदुओं का अवलोकन अपन जो है करेंगे, ठीक है? तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि बढ़िया डिस्कशन होता है, पर आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो बैंकों का विलय होता है, ये जो बैंकों का मर्जर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसी प्रक्रिया है? तो इसमें क्या होता है कि 2 बैंक होते हैं, इस बात को समझना। मान लेते हैं 2 बैंक है, तो जैसे आपको अभी मेरे पीछे स्क्रीन में आई थिंक जो है दिख रहा होगा, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। आप समझ लीजिए 2 बड़े बैंक हैं भारत के, एक तरफ उसकी टीम बैठी है, दूसरी तरफ उनकी टीम बैठी है, दोनों बड़े बैंकों की मान लेते हैं, ठीक है? अब हो ये रहा है कि इनको मर्जर करना है, ठीक है ना? तो इसलिए दोनों के बीच में एक चेन लगा के मैंने जो है थोड़ी कोशिश करी है आपको एक्सप्लेन करने की कि एक मर्जर हो रहा है, तो अपनी-अपनी बातें हैं। अब होता ये है कि बैंक एक्स और बैंक वाई, देखना ध्यान से सुनना आप इन्हीं बातों को, कि बैंक एक्स और बैंक वाई दोनों की अपनी-अपनी एसेट्स हैं और दोनों की अपनी-अपनी लायबिलिटीज़ हैं। इस बात को समझ गए आप? दोनों की अपनी संपत्तियाँ होंगी और दोनों की अपनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे की एसेट्स और लायबिलिटीज को समझते हुए जब 2 बैंक आपस में विलय करते हैं, ध्यान से समझना, या 2 से अधिक बैंक आपस में एक साथ जो है आने को तैयार होते हैं, तो इसको बैंकों का मर्जर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का मर्जर कहा जाता है, बैंकों का विलय करा जाता है। इसमें ये भी होता है कि कभी-कभी जो है लॉस में चलने वाली बैंक को प्रॉफिट में चलने वाली बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है। इसके भी नफ़े नुकसान दोनों हैं, वो मैं आपको एंड ऑफ द सेशन जो है सब कुछ बताऊँगा। इतनी बातें समझ में आई। तो मैंने आपको सबसे पहले हाल की जो न्यूज़ है उस पर चर्चा करी कि ये क्या है, तो 1 मई से जो है आप समझ लो कि आरआरबी की संख्या घटने वाली है, एक बात ये हो गई। दूसरा पोर्शन मैंने आपको समझाया कि बैंकों का विलय क्या होता है, इस पर मैंने आपसे चर्चा कर ली आराम से, ताकि आप बैंकों के मर्जर को समझें। अब बात आती है कि क्या आरआरबी के जो ये हैं या बैंक हैं, इनका मर्जर करना ज़रूरी था? तो प्रश्न ये तो सबसे पहले लाज़मी होता है कि हाँ, इस प्रश्न पर पहले चर्चा हो जाए तो फिर बाकी डिटेलिंग हो जाए। तो देखिए, आरआरबी का जो मर्जर था ये कंपल्सरी हो चुका था। कंपल्सरी होने के पीछे कारण ये था कि अब जो बैंकिंग की जो अवधारणा गाँव-गाँव तक पहुँचाने की बात करी गई थी, वो नॉर्मली ऐसे भी पहुँचते हुई दिख रही है। अब बड़े-बड़े बैंकों के भी ब्रांचेस जो हैं गाँव क्षेत्रों तक जो है पहुँच चुके हैं, या गाँव के लोगों की शहरों तक एक्सेस भी आसानी से हो चुकी है। दोनों चीज़ें इसके पीछे ज़िम्मेदार। तो मतलब शाख का सृजन के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ब्रांच गाँव में खोली ही जाए, इस बात को समझ रहे हैं आप? क्योंकि एक ब्रांच खोलने के पीछे अपने नफ़े-नुकसान हैं, फ़ायदे होते हैं पर उससे ज़्यादा अब नुकसान होने लगे हैं। मतलब क्या है, एक समझ लो कि यदि हम एक छोटी-सी आरआरबी की ब्रांच या शाखा खोलते हैं किसी गाँव में, तो यहाँ पर हमको सारा खर्चा मिलाकर 4 लाख रुपए तक का आ रहा है, पर रिटर्न में केवल 1 लाख रुपए आते हैं। इसके चलते 3 लाख का लॉस हर महीने जो है बैंकों को झेलना पड़ रहा है। पर ये बैंकों को तो नहीं झेलना पड़ता, इन्हीं का जो है पुनर्पूंजीकरण करा जाता है, रिकैपिटलाइजेशन करा जाता है। तो ये सरकार भरती है, जिसके कारण सरकार को भी लॉस होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में तो नहीं कह सकते, पहले से मंशा चल रही थी कि कैसे भी करके जो है आरआरबी को जो है एक तरीके से एकीकृत करा जाए, इंटीग्रेटेड करा जाए और वन फॉर्म में लाया जाए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, फिर मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी इसकी बता रहा हूँ, ठीक है? इतना सेशन सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करें। जब तक आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जैसे, यदि आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इस लिंक से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और यदि आप आईफ़ोन यूज़ करते हैं, तो इस लिंक से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद सेकंड पोर्शन पे आप आइएगा, हमारे द्वारा आप लोगों के लिए कॉम्बो बैच लॉन्च करा गया है। कौन-सा बैच लॉन्च करा है? कॉम्बो बैच लॉन्च करा गया है। तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि कॉम्बो बैच के फ़ायदे क्या हैं? इस बात को समझना कि कॉम्बो बैच में सबसे पहले तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं? 5 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, इस बात को समझना। प्री में ये अपने आप में 40 नंबर इस बार मैंने प्रूव करके दे भी दिया कि भैया 40 नंबर दिलाऊँगा, मैंने दिला दिया। आगामी प्री में भी आपको 40 नंबर बिल्कुल इसमें से बिल्कुल फॉर श्योर दिलवाए जाएँगे।
उसके साथ दूसरा पोर्शन इस बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों, मेंस में 400 नंबर, इसमें मैंने 400 प्लस दिलाने का एक टारगेट लेके मैं अपने लिए टारगेट लेता हूं, दूसरे के लिए नहीं। इस बात को समझना, मैं आपको दिलाऊंगा मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस बार के मेंस में हम इस पे काम करेंगे। उसी के साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट जो है लगभग बाइलिंगुअल पढ़ने को मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? बाइलिंगुअल पढ़ने को मिल रहे हैं। एक चीज ये हो गया। उसके बाद में आपको ये चीज रखना है कि ध्यान में ये रखना है कि केवल ये सब्जेक्ट नहीं, मैं आपको अदर सब्जेक्ट में पूरी हेल्प कर दूंगा अपनी तरफ से। मतलब मैं अदर सब्जेक्ट में आपको पढ़ा यदि नहीं भी पाऊंगा तो भी मैं आपकी हेल्प तो करूंगा। इस बात को समझना कि मैं आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, चाहे वो नोट से रेलेवेंट हो, चाहे वो बुक से रेलेवेंट हो, आपको सब कुछ मेरी तरफ से मदद मिलेगी। तो आप खुद सोच लो कि आपको जो है इस कॉम्बो बैच में जुड़ना मतलब आप समझ लो कि हमारी स्थायी सदस्यता जैसा प्रोविजन इसमें हो सकता है। उसी के साथ मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि अभी वैसे तो नहीं बोलता है आदमी व्यक्ति, इस बात को समझना कि मैं बार बार ऑफर नहीं निकालता हूं, पर 18 अप्रैल तक ध्यान से समझिएगा, चूंकि बर्थडे मंथ चल रहा है तो इसमें 18 अप्रैल तक मैं आप लोगों के लिए विशेष ऑफर दे रहा हूं। और आप ऐसे समझ जाओ कि इस पर 30% की छूट मिलेगी आपको। कितने परसेंट की? फ्लैट 30%। मैं अप टू नहीं बोल रहा हूं, इस बात को समझना। लोग अप टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अप टू मतलब वो बताते हैं पर वो आपको देते नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्लैट 30% की छूट, जो फीस जो एमआरपी आप देख रहे हैं, एमआरपी मोटे तौर पे 5,000 है, प्लस जीएसटी आता है, समझना। इस पर सीधे सीधे 30% की छूट मैं आपको दे रहा हूं। तो यदि आपका मन कर रहा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और यकीनन इसमें आपके लिए जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको बहुत कुछ तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं, मेरे पैसे व्यर्थ तो बिल्कुल भी नहीं गए। वो ऐसे कोई भी वादे नहीं करेगा जो पूरे ना करे जा सकते हो। आपके लिए सारी सुविधाएं दे रहा हूं मैं यहाँ पर, समझ गए बात को? तो आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे। तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसी बात को आप अपने मित्रों तक पहुंचा दो। 18 अप्रैल, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, 18 अप्रैल तक ही प्रोसेस है। उसके बाद में ये ऑफर क्लोज हो जाएगा। आप पूछेंगे भी, क्योंकि कई बच्चे फिर बाद में आते हैं कि सर हमें ऐसा कर दो। और आप इस बात को याद रखना कि मैं बार बार ऑफर कभी नहीं निकालता, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही बोला था कि हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी बात होगी वो क्लियर होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। और बार बार जो है ना, ये ऑफर दे देकर अलग अलग बैच शुरू करने की कोई प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं चलती है। हम सीधे सीधे एक ही टारगेट लेके चलते हैं कि बैच कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, बच्चे को सिलेक्शन ले जाने दिलाने तक हर संभव प्रयास करना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, बिल्कुल, बहुत प्यारे मेरे बच्चों। अब देखो इसी तरीके से सरकार ने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा। सरकार ने दक्षता मतलब एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आरआरबी के विलय को मंजूरी दी। इस बात को समझना, ये न्यूज की जो एडिटिंग है वही मैंने आपको दिखाई है। इसको पहले पढ़ देता हूं, फिर आप उसको सुनना कि वित्त सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत के तहत 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को या बैंकों के विलय को जो है अधिसूचित करा है, नोटिफाइड कर दिया है। यह आरआरबी समेकन प्रक्रिया का चौथा चरण है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब ये चौथी स्टेप में हो रही है, इस बात के समझो। तो इसके पहली दूसरी तीसरी बोलना वो सर कहाँ है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक करके सुनते चलना, सारी बातें समझ में आपको आ जाएंगी। तो वित्त मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर में पिछले चरणों की तुलना में दक्षता में सुधार के आधार पर विलय की योजना शुरू करी थी। अब वित्त विभाग एक तरीके से मंत्रालय की यदि हम चर्चा आपसे कर लेते हैं तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, वो ये देख रही है कि हम कैसे से कैसे लागत को कम करें, कॉस्ट को कम करें। क्योंकि लागत कम हो जाएगी तो इस बात को समझना कि जो एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। पर क्या यही एक विकल्प है? इस पर चर्चा करना और जरूरी होगा। उस पर मैं अभी थोड़ी देर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आपको? बिल्कुल ठीक। सभी लोग एक बार सेशन को जो है शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को बुला लीजिए, सेशन को लाइव जो है शेयर कर दीजिए, करा करिए थोड़ा सा। एक चीज मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी चिंताएं नहीं करनी है। आपके लिए संपूर्ण प्रोविजंस मैं आपके लिए करके चलता हूँ, सारी बातें ध्यान में रखते हुए चलता हूँ। यूट्यूब में क्लास वैसे तो नियमित है, इस बात को समझिएगा, पर कुछ क्लासेस यदि कभी किसी दिन नहीं दिख रही हैं, दैट मीन्स वो क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही हैं। किस पे चल रही हैं? एप्लीकेशन। ठीक है ना? चलिए, तो इसलिए आपको एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना चाहिए। मैं वहां पर भी आपको फ्री में सारी चीजें उपलब्ध करवा सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इस बात को ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को और ध्यान में रखो कि इस संदर्भ में अब जो है ना कि कहानी क्या बनती हुई दिख रही है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, उसने क्या कहा कि हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 आरआरबी का विलय किया गया है, जिसका उद्देश्य पैमाने जो है पैमाने, दक्षता और लागत युक्तिकरण को बढ़ावा देने।
अंततः ऐसे समझ लो आप मोटे तौर पे कि ये जो 43 आरआरबी अभी संचालित हैं, करंट में कितने आरआरबी का जो है ऑपरेटिंग है, आप बोलना 43 ऑपरेटिंग है। तो विलय के बाद 700 जिले को कवर करने वाले 28 आरआरबी होंगे, 26 स्टेट के और 2 यूनियन टेरिटरीज के। ध्यान से समझना, 26 स्टेट्स के और 2 यूनियन टेरिटरीज के। इसके बेसिस पे मिलाकर हमारे यहाँ पर अब मोटे तौर पे 43 से रिड्यूस करके 28 आरआरबी हो जाएंगे। कितने आरआरबी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 28 आरआरबी जो है हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। एक बार बस मुझे थोड़ा सा चेक कर लेने दीजिए। ठीक, हाँ ये देखिए लाइटिंग का इशू। ठीक, ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए सभी लोग जब तक सेशन को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है लाइटिंग का इशू हो रहा है, मुझे जो दिख रहा है, बाकी ठीक है। तो इस बेसिस पे जो है अपन आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, आप कंटेंट पे काम करते हैं। चलिए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा था मेरे प्यारे बच्चों की 43 से घटाकर जो है अब आरआरबी की संख्या की यदि हम बात करेंगे तो 43 से घटाकर इनको जो है आपके एक तरीके से 28 आरआरबी होंगे। कितने आरआरबी होंगे? अब 28 आरआरबी जो है वो आपके होने वाले हैं। क्या इस बात को क्लियर है आपको? अब इसी आधार पर ध्यान से समझिएगा कि ये उन्हीं एरियाज को, उन्हीं गाँवों को अच्छे से कवर करेंगे। मतलब एक स्टेट में अब केवल एक आरआरबी होगा। तो आप समझ लो कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारी भी थोड़ी-सी बढ़ने वाली है। क्या बढ़ने वाली है? ज़िम्मेदारी भी बढ़ने वाली है। अब बोलोगे सर ये कितने हैं, क्या हैं? इस पर थोड़ी-सी और चर्चा हो जाए। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से अब सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। हमारे यहाँ आरआरबी के जनक के तौर पर जो है एमएस स्वामीनाथन को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? एमएस हमारे यहाँ जो आरआरबी हैं, उनके जनक के तौर पर एमएस स्वामीनाथन साहब को देखा जाता है। उसके बाद में आपको इतना याद रखना है कि इनके गठन के लिए एक अधिनियम है। आपसे पूछे कि आरआरबी का गठन किस अधिनियम के तहत करा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए आरआरबी अधिनियम 1976। क्या आंसर होना चाहिए? आरआरबी अधिनियम 1976 या आरआरबी रीजनल रूरल बैंक एक्ट जो है 1976। उसी के बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करते हैं तो देखो, छोटे किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और को जो है ऋण सुविधाएं या अन्य जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाना। तो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं उनको बैंकिंग सुविधाओं के साथ कनेक्ट करना, या उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसा समझ लीजिए, अर्थव्यवस्था के तरलता को बढ़ावा देना, एक ये मुद्रा के प्रसार को बढ़ावा देना। इतनी बात क्लियर है? इसी के साथ मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य ध्यान जो है पैमाने की दक्षता में सुधार और लागत युक्तिकरण पर है। अब इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, इस बात को समझना कि बात ये आ रही है, जो परिचालन लागत है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है आरआरबी की, ये बहुत महंगी पड़ रही है बैंकों को। इस बात को याद रखना कि जो बैंक है ना, उनको जो इसकी परिचालन लागत है वो बड़ी महंगी पड़ती जा रही। तो इसके चलते जो है ना, आपको ऐसा समझ लो कि आरआरबी को ज़्यादा ड्यूरेबल बनाना एक चैलेंजिंग होता जा रहा है। इसी के साथ आपको एक और क्वेश्चन पूछता है यदि एग्ज़ाम में कि वे कौन-सी समितियाँ हैं जिन्होंने आरआरबी के गठन की सिफ़ारिश करी थी या उसकी स्थापना से संबंधित हैं। तो आपको 2 नाम याद रखना है, एक नरसिम्हन समिति और एक आपको याद रखना है गाडगिल समिति। बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न रहता है और इस बार तो और बनने वाले प्रश्न हैं, सारे एग्ज़ाम में बनने वाले प्रश्न हैं। इतनी बात हो गई। उसी के साथ अब जो बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको बिल्कुल पूछा जाएगा,
कि आरआरबी की स्थापना कब हुई है, तो आप बोलोगे कि 2 अक्टूबर 1975 को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 1975 में आखिरी लेटर 5 आ रहा है, आप ऐसे भी इसको याद रख लेना कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। होता क्या है कि अभी तो मैं पढ़ा दूंगा, पर जिस तरीके से आप जब एग्जाम देने जाएंगे तब वहां पर कंफ्यूजन होता है, पांचवी थी, छठवीं थी, क्या थी, कब स्टेब्लिश हुआ था। तो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है, आप ऐसे याद रख लो। और 1975, तो 5 से पांचवी पंचवर्षीय योजना याद रख लो, तो अब आपको ये याद भी हो गया। इसी के साथ साथ जब आरआरबी की एक तरीके से बात होती है कि आरआरबी में कितनी किसकी शेयर होल्डिंग्स है, इस पर थोड़ा सा शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट चलता है मेरे प्यारे बच्चों, कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो देखो, केंद्र सरकार की बात आती है, जिसमें केंद्र का हिस्सा होता है मेरे प्यारे बच्चों 50% का। मतलब जो आरआरबी होंगे उसमें 50 रुपए ऐसे समझ लो 100 में से कौन मिला रही है, केंद्र सरकार मिला रही है। उसके बाद में राज्य सरकार का हिस्सा इसमें होता है 15% मेरे प्यारे बच्चों, या एक तरीके से आप मान लीजिए 15 रुपए। और उसके बाद बात आती है प्रायोजक बैंक। प्रायोजक बैंक को स्पॉन्सरिंग बैंक बोल सकते हैं एक तरीके से, या उस बैंक जो सपोर्टिंग बैंक हो सकती है, उसकी मात्र बैंक हो सकती है। तो हम इसको जो है स्पॉन्सर बैंक जो है वो आपका उसका हिस्सा होता है 35%। कितने परसेंट? 35%। तो 50, 15 और 35 के रेशो में ये मिलकर काम करते हैं। तो जब भी आप कभी अब विजिट करने जाना ना, आरआरबी का बोर्ड चेक करना। क्या चेक करोगे? आरआरबी का बोर्ड। बोर्ड मतलब वो जो बैंकिंग का जो भी आपके यहाँ पर पर्टिकुलर आरआरबी होगा, समझना, अभी वो मैं बता रहा हूँ आपके यहाँ कौन सा होगा। तो आप जब वहां पर जाकर चेक करोगे ना, तो आप उनको एक चीज अच्छे से देखना, वहां पर लिखा रहेगा यही जो मैंने आपको लिख कर दिया है, कि केंद्र हो गया, राज्य हो गया, और उसके बाद में प्रायोजक बैंक हो गया। और एक चीज कहीं कहीं पर जो है और लिख देता है वो, प्रायोजक बैंक के साथ बगल में या आसपास नीचे और ये लिख देगा कि किस बैंक के द्वारा, पर्टिकुलर कोई ना कोई मात्र बैंक होगी उसकी, इस बात को समझना, जो उसको प्रमोट कर रही है, जो उसके लिए स्पॉन्सरशिप कर रही है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, चलो मैं बता ही देता हूं, हमारे मध्य प्रदेश में दो, एक एसबीआई करता है और एक बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो यहाँ पर नाम किनके आना चाहिए प्रायोजक में, आप समझ जाना, एक तो एसबीआई का नाम आ जाएगा और एक आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया का नाम। किसका नाम आ जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया का नाम। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, बिल्कुल ठीक। उसी के साथ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, यदि किन्हीं बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सर, हम जो है कॉम्बो बैच नहीं लेना चाहते, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स है और उसमें हिस्ट्री भी है, इस बात को समझना, और उसमें उद्यमिता भी है। पर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं, हिस्ट्री मैंने पढ़ ली साहब और इकोनॉमिक्स मुझसे बन जाएगी, ऐसा मान लेते हैं, तो आपके लिए स्पेशल बैच लॉन्च करके रखा है मैंने, आपका अर्थशास्त्र और उद्यमिता वाला। इसमें केवल अर्थशास्त्र और उद्यमिता पढ़ाया जाएगा आपको, तो आप इसको भी ले सकते हैं। वो ये भी बहुत मिनिमम कॉस्ट पे है। और मैंने आपको बोला कि हमारे जो अभी कोर्स है, इन कोर्स पर 18 अप्रैल तक, कब तक? 18 अप्रैल तक जो है 30% का डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, सीधा सीधा 30% डिस्काउंट करके मैं खुद दूंगा। आपको बस एक प्रोसेस करनी होगी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कि आपको कॉल मुझे करना होगा। जैसे ही यदि आपका मन बना रहे हैं आप कि आपको बैच लेना है, तो आप उसके लिए डायरेक्ट कॉल करिएगा, और डायरेक्ट कॉल करने पर मैं आपको सारी सुविधाएं, सारी प्रोसेस जो है दे भी दूंगा और समझा भी दूंगा और कर भी दूंगा, तुरंत के तुरंत मैं कर सकता हूं, इतनी भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उसी के साथ आप एमपीपीएससी से रिलेवेंट कोई एग्जाम की बात हो, जैसे एफएसओ की बात हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो गई, या जो आगामी व्यापम के एग्जाम है, इनको आप देने जा रहे हो, चाहे इवन एमपीएसआई देने जा रहे हो, तो मैं कहूंगा मेरी इस बुक को पढ़कर जरूर जाना। इस बुक में आपको कम से कम समय में बेहतर कमांड मिल जाएगी, और कमांड छोड़िए, प्रश्न मिलेंगे सीधे सीधे आपके एग्जाम में। तो आप अब इतनी गारंटी वाले टीचर के साथ भी यदि पढ़ने से सोच रहे हैं, तो मैं कहूंगा फिर आप जीवन भर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हीं बुकों को उठाइए, उन्हीं से पढ़िए, जिससे आपको अभी दरमिया साल 2 साल और लग सकते हैं। चलिए, भारत में पहली, अब इसके बाद ये बात होती है कि आरआरबी की स्थापना हो गई, समिति ने बता दिया अपन ने। अब बात आती है कि आरआरबी, भारत में पहला आरआरबी कौन सा स्थापित हुआ, तो आपको आंसर देना होगा प्रथमा बैंक। क्या नाम देना होगा? प्रथमा बैंक, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था। देखो, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक था, जो सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित था। मतलब इसका प्रायोजक बैंक कौन था? अब आपसे प्रायोजक समझ में आ रहा है ना, इसका प्रायोजक बैंक कौन था? अब आप इसका प्रायोजक बैंक क्या बोलोगे? सिंडिकेट बैंक। मतलब क्या है इसका, इस बात को समझो। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रथमा बैंक है ना, ये जो प्रथमा बैंक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें सिंडिकेट बैंक का हिस्सा कितना हो जाएगा? 35%। कितने प्रतिशत हो जाएगा? 35%। मुख्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था, पूछे तो देख लेना। यूपी का पेपर देने जा रहे हो तो बिल्कुल यूपी पीसीएस का तो प्रश्न आने वाला है, ऐसे समझ लो।
आपके यहाँ जितने पेपर देने जा रहे हो तो वहां से प्रश्न बिल्कुल आएगा, समझ लो। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा ये प्रश्न तो कम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आरआरबी की फंडिंग और अधीक्षण का काम आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए नाबार्ड करता है, मतलब इसको फंड पहुंचाने की बात हो और इसको जो है अधीक्षण, एक तरीके से सुपरिटेंडेंट या सुपरविजन की बात हो तो वो काम करता है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आपको मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे से, 12 जुलाई 1982 की बात आती है। कब की बात आती है? 12 जुलाई 1982 की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तो आपको पता होगा कि किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। फटाफट कमेंट्स करो थोड़ा सा, मैं भी तो देख लूं। फटाफट कमेंट्स करिए। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मैंने आपको बोला कि केंद्र सरकार की मंशा ये है कि एक राज्य एक आरआरबी, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, बैंकों के विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पर उसको आगे समझाने से पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि आपसे पूछता है मध्य प्रदेश में कितने आरआरबी संचालित है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए दो। कितना आंसर होना चाहिए? दो। हालांकि 1 मई के बाद यदि इस पेपर को अटेम्प्ट करोगे, इस प्रश्न को, तो आपको करना रहेगा एक। 1 मई के बाद आप क्या टिक करोगे? एक को। ध्यान से समझना, अभी करंट में मध्य प्रदेश में दो संचालित हो रहे हैं, जिनमें एक है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और दूसरा है मध्यांचल ग्रामीण बैंक। कौन सा? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक। तो यदि सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं मध्यांचल ग्रामीण बैंक, तो देखो मध्यांचल ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करने की यदि बात आएगी आपसे, क्या आएगी? स्पॉन्सर करने की बात आएगी। तो मध्यांचल ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करने वाला बैंक है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हो रही है। तो ये देखो
ठीक, चलिए, थोड़ा सा आप लोग बताने में लेट हो गए और मैं देखने में लेट हो गया, तो मजा तो आ रहा होगा मेरे हिसाब से। माइक बंद हो गया था, बट कोई ना, अभी मैं उसको चालू कर देता हूँ। ठीक, चल, वेरी गुड। तो आई थिंक मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको फटाफट, जिससे आपको पुरानी चीजें, यदि कहीं से आवाज आपकी डिस्कनेक्ट हुई हो तो आप समझ जाएंगे। हम बात कर रहे थे कि आरआरबी के संदर्भ में, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, हमने ये बात कर लिया था कि मध्य प्रदेश में दो ग्रामीण बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, जिनमें हमने बात करी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, दूसरा मध्यांचल ग्रामीण बैंक। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो, मध्यांचल ग्रामीण बैंक जो है, ध्यान से सुनना, मध्यांचल ग्रामीण बैंक जो है वह आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित है, मतलब इसका पेरेंट बैंक एक तरीके से एसबीआई है, ध्यान से समझिएगा। इसका मुख्यालय आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है सागर जिले के अंतर्गत, ठीक है। उसी के साथ बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया प्रायोजित कर रहा है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक को, मतलब मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो एक प्रायोजक बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक जो है सम्मेलन के साथ जो है हो गई थी, और 2019 में ये संपूर्ण प्रक्रिया को अपनाया गया था। इसका जो कार्य क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के 31 जिलों में है। केलकर समिति ने ये बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि भैया नए आरआरबी की स्थापना ना करी जाए, क्योंकि इससे जो है आगे चलकर इनको नुकसान ही होने वाला है। तो इनकी सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत को लेकर आई, और इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जो है मध्य प्रदेश में के साथ साथ यदि हम बात करेंगे संपूर्ण भारत में इनकी संख्या 28 करी जा रही है, जो कि 1 मई 2021 जो है 2025 से प्रभावित होने वाली। उसी के साथ सिक्किम और गोवा दो ऐसे स्टेट हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछे कि वे दो कौन से स्टेट हैं जिन पर आरआरबी नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? आपका आंसर होना चाहिए सिक्किम और गोवा। उसी के साथ में आपसे ये बात भी बता दूं कि आप उसको ऐसे समझना है कि जब आरआरबी की स्थापना हुई थी प्रारंभिक तौर पर, तो इनकी संख्या थी 196। यहां पर मैं ये कह रहा था कि मैंने आपके लिए एक बढ़िया स्नैप लगा दिया है, आप इस स्नैप को पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आरआरबी क्या होते हैं, कब स्थापना हुई, क्या क्या सुविधाएं वो प्रदान करते हैं, इनकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब मैं आपसे इनके चरणों की बात कर रहा हूं कि इनके चरण, ये 4 चरण हो चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बोला, तो जो तीसरे पहले के 3 चरण या प्रारंभिक 3 चरण है उनमें चर्चा करता हूं। सबसे पहले वित्त वर्ष 2006 से लेकर 2010 तक पहले इनकी संख्या 196 सी थी, जिसे विलय कर इनकी संख्या कर दी गई 82। चरण नंबर दूसरे की बात आती है, जहां पर 2013 से लेकर 2015 में आरआरबी की संख्या 82 घटाकर कर दी गई 56। चरण नंबर 3 की बात आती है, जहां पर आरआरबी की संख्या जो है 56 से घटाकर कर दी गई थी 43। अब आती है वर्तमान चरण की बात, तो इसके संदर्भ में मैंने आपको ये बताया है कि यदि आपका मन कर रहा है कि आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ना है, तो आप अभी भी जुड़ जाइए, क्योंकि 18 अप्रैल तक 30% का फ्लैट डिस्काउंट मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं, जो कि वन एंड ओनली होगा, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों की विलय के चौथे चरण की, जो कि 8 अप्रैल को सरकार ने एक राष्ट्र एक आरआरबी सिद्धांत के तहत 26 क्षेत्रीय बैंकों के विलय को जो है अधिसूचित कर दिया, नोटिफाइड कर दिया। यह विलय प्रक्रिया का चौथा चरण था। ध्यान से समझना कि यदि पूछे कि आरआरबी में विलय की कितनी प्रक्रियाएं अब तक कितनी बार अपनाई गई हैं, तो आप बोलोगे 4। कितनी बार? 4। चौथी जो प्रक्रिया है वो प्रभावी होती हुई दिखेगी 1 मई 2025 से। तो 1 मई की डेट पर भी करंट अफेयर्स के तौर पे ये सब्जेक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि वर्तमान में जो है 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 43 आरआरबी काम कर रहे हैं। समझ गए बात को? तो 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 43 आरआरबी काम कर रहे हैं, तो इन्हीं को घटाकर 28 कर देना है अपने को, 43 को घटाकर किसका किसमें विलय होगा ये और ध्यान रखना है। तो विलय के बाद 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी होंगे, जिनकी संख्या 700 जिलों में 22,000 से अधिक शाखाएं होंगी। मतलब ऐसे समझ लो कि इन्हीं की कुछ शाखाएं और खोल दी जाएंगी, तो ये लगभग कितनी हो जाएंगी? 22,000 से अधिक। और इनके संचालन का मुख्य क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें लगभग 92% ग्रामीण और कार्य क्षेत्रों में जो है शामिल करा गया। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ की फैक्ट्स आपको दे रहा हूं कि कौन कौन से किस किस में विलय होते हुए आपको दिखेंगे। आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक है, इस बात को समझिएगा। तो चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, उसके बाद आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, फिर सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, फिर आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, इन सब का विलय कर दिया गया है।
और इन सब का विलय करके कर दिया गया आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, एक सिंगल स्टेट में एक बैंक। फिर उसके बाद में देखो बड़ौदा यूपी बैंक है, आर्यावर्त जो है बैंक है, फिर प्रथमा यूपी कमर्शियल बैंक है, एक तरीके से यूपी ग्रामीण बैंक है। तो इन सब का विलय कर दिया गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में। किसमें कर दिया गया? उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में। फिर जो है बनिंगा ग्रामीण विकास की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद में पश्चिम बंगा जो है ग्रामीण बैंक हो गया। फिर उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया। इन सब में विलय कर कर जो है आपका वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक कर दिया गया। फिर दक्षिण बिहार उत्तर बिहार जो है ग्रामीण बैंक जो है ये आपके बिहार में संचालित हो रहे थे, तो इनको मिलाकर कर दिया गया बिहार ग्रामीण बैंक। गुजरात ग्रामीण बैंक, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, तो एक तरीके से स्टेट वाइज ही नाम हो गए अब इनके। देखो जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करते हैं तो हमने बोला था मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक, तो इन दोनों का विलय करके एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। क्या नाम दे दिया गया है? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो इस तरीके से मैंने सारे सोर्स दे दिए आपको, आप अपने स्टेट वाइज जो है इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा। जो भी अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप उस पोर्शन को, क्वेश्चन को देख लो। आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं आप उसको देख लो। बस दो स्टेट छोड़ना है, मैंने आपको बोला सिक्किम और गोवा आपको नहीं याद रखना है, इस बात को समझ गए। सिक्किम और गोवा दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर आरआरबी ना के बराबर है, तो इस तरीके से ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के साथ यदि आप हालिया मेंस लिखने जा रहे हो, लास्ट ईयर में मैंने यहां पर भी बम फोड़ते हुए आपको दिया था कि मैंने बोला था यहां से प्रश्न आएंगे। मैंने आपके लिए लगभग 25 से 28 जो है मॉडल आंसर्स रखे हुए हैं एफएलटी के रूप में, जो कि सिलेक्टेड टॉपिक पर हैं। यदि वहां से प्रश्न आएगा तो आप छाप के चले आना, सिर्फ इतना करना है। तो इस कोर्स की फीस बहुत ही नॉमिनल है, इस पर अब डिस्काउंट की मत सोचना कि सर इस पर भी 30% दे दोगे क्या, तो नहीं, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। इस पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि 199 रुपए में आपके पास सबसे सटीक डेटा, मार्केट में सबसे बेहतर डेटा मैं उपलब्ध करा दूंगा। सिर्फ पढ़ना, 1 से 2 बार पढ़ना, तुम ऑटोमेटिकली फिर पास हो जाओगे। देखो, तो इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरा सेशन अच्छे लगे होंगे, और आज के सेशन को सभी तक पहुंचाइए क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। रही बात कि सर क्या मर्जर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखो मैं आपसे ये बोलूंगा कि मर्जर होना अच्छी बात है, पर इस मर्जर का नुकसान एक सक्सेसफुल बैंक को कभी नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक टाइम था 2020 का जब एसबीआई और उसके सहयोगी बैंकों का विलय कर दिया गया, पर इस दौरान ये बात सामने आई कि अब एसबीआई का एनपीए भी सबसे ज्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी सबसे ज्यादा एसबीआई के पास में। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये बात समझनी होती है कि यदि कोई लॉस में चल रहा है, ध्यान से समझना, तो उसकी लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर आ जाएगी। तो ये भी एक चर्चा का विषय है कि ऐसे क्यों निर्णय लिए जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे मंशा सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री बताएगी, मैं नहीं। मैं आपको सारे टॉपिक पर जो है अवलोकन करवाते रहूंगा, नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा। पर आप समझ लो कि 1 मई से ये प्रभावी हो गया है, तो 1 मई के बाद पेपर देने जाओगे तो आपको बताना मध्य प्रदेश में ग्रामीण बैंकों की संख्या है 1। कितनी बताओगे? 1। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैं अतुल कुमार गर्ग आपसे विदा लेना चाहूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद, और सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।